गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेटा आज हम भौतिक विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र जिसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन आई और रंग बिरंगा संसार यानी द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा मानव में यानी हम सभी में मुख्य तौर पर 5 इंद्रियां या 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना। एक छठी इंद्री भी होती है, पर अभी हम यहाँ पे 5 इंद्रियों के बारे में यानी 5 सेंसेस के बारे में बात करेंगे। और वो 5 सेंस या 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? दृष्टि, नेत्र, है ना। सुनना, किस अंग की सहायता से सुनते हैं? कान की सहायता से। सूंघना, ठीक है, महक हम ले पाते हैं, सूंघ पाते हैं, किस अंग की सहायता से? अपनी नाक की सहायता से। हम किसी चीज़ का स्वाद अनुभव कर सकते हैं और ऐसा हम किस अंग की सहायता से कर पाते हैं? जीभ की सहायता से। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय या 5वां सेंस जो है वो है स्पर्श करना, जो त्वचा के द्वारा होता है ना। इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम अपने आसपास की जो दुनिया है, अपने आसपास उपस्थित जो वस्तुएं हैं उसको अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना, उसका अनुभव कर पाते हैं। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से बेटा अगर आप मान लीजिए आप अभी ये काम साथ में करेंगे इस वीडियो में सुनते सुनते। अब मान लीजिए हम सबसे पहले ले रहे हैं कान, ठीक है। अगर हम अपने कान पे उंगली लगा दें और हम सोचें कि हमें आसपास की कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा? जो आसपास की चीज़ें होंगी उनको हम देख पाएंगे। अगर कोई महक है वहाँ पे तो हम सूंघ पाएंगे, या अगर हमारे मुंह में कुछ रख दिया जाए हम उसका स्वाद ले पाएंगे, या त्वचा के द्वारा अपने हाथों के द्वारा छूकर उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं, है ना। यानी अगर केवल एक इंद्रिय कान को हम हटा दें तो उस स्थिति में भी हम अपने सामने उपस्थित वस्तु की काफ़ी हद तक एक अनुमान लगा सकते हैं, है ना। सूंघना, तो जो भी महक होगी उसको सूंघना है, तो अगर हम नाक बंद कर दें तो सूंघ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जीभ है जो किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के स्वाद के लिए आवश्यक है ना। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो खट्टी है, मीठी है, तीखी है, वो सब कुछ जीभ पे रखते ही पता चलता है। और साथ ही अगर मान लीजिए कि ये सभी जो बाकी इंद्रियां हैं वो आपके काम न करें, मतलब ऐसा ना हो कि आपके काम न करें, मान लीजिए हम इन सबको हटा दें, सबको बंद कर दें और केवल स्पर्श करके, है ना, अपने हाथों से छू कर अगर हमें अनुभव करना हो, मान लीजिए आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और कोई आवाज़ नहीं है, कोई महक नहीं है कि आप सूंघ पाए, आपके जीभ पर भी वो चीज़ नहीं रखी जा रही है, तो आप ये अनुमान कैसे लगाएंगे कि वो वस्तु कौन सी है? बेटा अपने हाथों द्वारा, है ना, स्पर्श करेंगे, उस वस्तु को स्पर्श करके वो वस्तु क्या है इस बात का अनुमान लगाएंगे, है ना। पर यदि हम अपने नेत्रों को बंद कर दें तो उस स्थिति में किसी वस्तु का अनुमान लगाना सबसे अधिक कठिन होता है ना। आप खुद करके देखिए कि अगर आप बाकी इंद्रियों में से किसी एक को भी बंद कर दें, है ना, प्रयोग करने के लिए, तो आप पाएंगे कि आप सामने जो भी वस्तु है उसका कुछ न कुछ अनुमान या अनुभव कर पाएंगे। लेकिन वो वस्तु वास्तव में क्या है, पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या इसकी अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी दृष्टि का काम करना बहुत ही आवश्यक है ना। ये कहने का अर्थ क्या है कि जो नेत्र है वो 5 में से एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है मानव के लिए, ठीक है, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उनका अधिकाधिक अनुमान लगा पाते हैं, है ना। तो इसी नेत्र के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये नेत्र किस प्रकार की संरचना रखता है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, किस अंग का क्या कार्य होता है
साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, अगर हम इस कॉपी को ही देख रहे हैं, हम इस वीडियो को ही देख रहे हैं, तो कैसे हम अपने नेत्रों द्वारा किसी भी वस्तु को इतनी आसानी से देख पाते हैं बिना किसी प्रयास के, है ना। अगर स्वस्थ नेत्र हैं, सामान्य नेत्र हैं जिसमें कोई चश्मा नहीं लगा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, चाहे कोई वस्तु बहुत दूर स्थित हो और चाहे कोई वस्तु बहुत ही पास स्थित हो, उसको देखने के लिए हमें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, हमें अपनी आँखों में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है, बल्कि नेत्र क्या करते हैं, वो अपने आप ही ऐसी क्षमता रखते हैं कि चाहे वस्तु दूर हो या पास हो, आप आसानी से उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो नेत्र ऐसा किस प्रकार कर पाते हैं, ये सभी बातें हम आज इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। तो अब आप मानव नेत्र की संरचना का एक पार्श्व चित्र देख पा रहे होंगे। मतलब पार्श्व का क्या मतलब हुआ बेटा, कि अगर हम साइड से देखेंगे तो हमारे नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, है ना। जैसे अगर हम सामने से देख रहे हैं तो यहाँ से दिखेगा, तो हमने कौन सा चित्र लिया है, साइड वाला, ना, साइड व्यू, पार्श्व चित्र। अब हम इस संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे आगे अगर आप देखेंगे बेटा, तो आपको ये उभारनुमा संरचना दिख रही होगी, है ना। अच्छा, एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि इस संरचना को समझते वक्त आप बाकी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, आपने लिख पहले से ही लिया है, तो आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के और बहुत ही आराम से अच्छे से बैठ के इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान है बेटा, लेकिन आप एक बार अगर अच्छे से समझ गए तो ठीक। तो हम शुरू करते हैं। आप देखिए, ये सबसे बाहर जो आपको बेटा उभारनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है। देखिए, जो नेत्र की सबसे बाहरी वाली परत है, इसको हम पटल बोलेंगे। तो जो सबसे बाहरी वाली पटल है बेटा, उसी को आगे की तरफ देखिए उभारनुमा संरचना प्राप्त हुई है। और ये जो उभारनुमा संरचना है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, कॉर्निया। जब आप अपनी आँखों को टच करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे हार्ड महसूस होता होगा ना, तो वो जो आपको हार्ड दृढ़ संरचना महसूस होती है, वो क्या है, वो यही कॉर्निया है, जिसको स्वच्छमंडल भी कहते हैं। और ये इसके पीछे का जो भाग है, जो पटल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दृढ़ पटल। ठीक है, उभारनुमा संरचना कॉर्निया, और ये जो पीछे की परत है, पटल है, इसको कौन से पटल बोलेंगे, दृढ़ पटल। तो बेटा किसी भी चीज़ की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, जो सबसे आउटर लेयर, आउटर कवरिंग होती है, वो किस लिए होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना। जैसे अगर हमें किसी कांच के सामान को ले जाना होता है कहीं भी, या कांच के सामानों को रखना होता है, तो आप देखिए पैकिंग करते टाइम हमेशा उसको दफ्ती में रखते हैं, है ना। दफ्ती का कार्टन होता है, उसमें रख देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जो कांच है वो नाजुक है ना, वो टूट जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, जो भी ग्लास है या जो भी कप है ना, तो उसकी रक्षा के लिए हम उसको दफ्ती में कवर करके ले जाते हैं। तो जो हमारी नेत्र है वो भी बहुत ही नाजुक सी एक सेंसिटिव सी संरचना है बेटा, और इसीलिए इसकी रक्षा करने के लिए भी जो इसकी बाहरी वाली परत है वो बहुत ही दृढ़ है, कठोर है ना, और इसीलिए इसका नाम क्या है, दृढ़ पटल। कैसे याद करना है हम शॉर्टकट में समझा देंगे, बट अभी आप केवल समझिए कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो पटल थी वो हमने कवर कर ली, आगे की उभारनुमा संरचना कॉर्निया, और पीछे का जो पटल दिख रहा है वो दृढ़ पटल है। इसका कार्य क्या हुआ, नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्निया के बाद आप देखिए बेटा, ये जो बीच वाली आपको पटल दिख रहे हैं ना, बीच वाली परत, इसको बोलेंगे मध्य पटल, क्योंकि मध्य में उपस्थित है ना। इसमें भी कई प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसलिए इसको रक्तक पटल भी कहते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि इस मध्य पटल, ये जो मध्य वाली परत है बेटा, इसको आप ध्यान देंगे तो आगे की ओर जब ये देखिए यहाँ से परत आ रही है, तो ये इस प्रकार से कुछ घूम गई है, ऐसा ही नीचे भी हुआ है।
तो ये जो उंगली नुमा संरचना आपको ऊपर और नीचे दिख रही है, ये उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है बेटा? परितारिका। ठीक है, ये उंगली नुमा जो संरचना है दोनों ही ओर, ऊपर और नीचे, जो मध्य पटल के द्वारा आगे की ओर बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? परितारिका, या इंग्लिश में बोलना हो तो आइरिस। ठीक, अब ये जो आइरिस या परितारिका है ना, ये यानी जो ये एक सेकंड ऐसे उंगली बनी हुई है ना, ठीक, तो अब इस उंगली नुमा संरचना के बीच में जो ये जगह है, इस परत को हम नहीं बोल रहे, ठीक है, इस लाइन को भी अब मत ध्यान दीजिएगा। ये जो दोनों उंगली नुमा संरचना है बेटा, इसकी जो बीच की जगह है ना, इस जगह को हम क्या बोलेंगे? पुतली या प्यूपिल। ठीक है, तो इस जगह को हमने कह दिया पुतली या प्यूपिल। तो जब आपको अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है, तो जो बीच में सबसे छोटा सा गोला दिखाई देता है ना, वही क्या है? आपका प्यूपिल या पुतली होती है ना। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि मध्य में उपस्थित पटल क्या है? परत क्या है? मध्य पटल है। इसमें रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये मध्य पटल आगे की ओर उंगली नुमा संरचना के रूप में होता है, और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? परितारिका या आइरिस। इस आइरिस या परितारिका के बीच में जो स्थान है ना, इस स्थान को हम क्या बोलेंगे? पुतली या प्यूपिल। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इस परितारिका के पीछे आप ऐसे ब्लैक ब्लैक देख रहे होंगे, ये क्या है बेटा? ये होती है पक्षमाभी या सिलेरी पेशियाँ। ठीक है, और ये पेशियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? अगर आप ध्यान दें तो ये कौन सी संरचना है? आप इससे जो है जानते होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, ये बेटा ये एक लेंस बन रहा है, हमने पढ़ा है उत्तल अवतल लेंस। तो ये क्या है? लेंस है। हमें पता है नेत्र में लेंस उपस्थित होता है, और ये किस प्रकार का लेंस आपको दिख रहा है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो यानी जो हमारी नेत्र में लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। याद रखेंगे हम इस बात को। और ये जो लेंस है बेटा वो उत्तल लेंस है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा एवं वस्तु से छोटा। ठीक है, तो छोटा बड़ा हम अलग अलग स्थितियों में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आप ये ज़रूर अपने दिमाग में बैठाइएगा कि नेत्र में किस प्रकार का लेंस है। हमेशा आप बताएंगे कि नेत्र में उत्तल लेंस है, और चूँकि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस है, इसी कारण से हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। क्लियर? तो जहाँ तक हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज आपको करा दे रहे हैं। आगे की उभारनुमा संरचना कॉर्निया जो दृढ़ पटल से बनी है। दृढ़ पटल यानी बाहरी परत जो सुरक्षा प्रदान करती है नेत्र को। मध्य की परत मध्य पटल कहलाती है, और यही आगे की ओर जाकर उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीच का जो स्थान है इसको हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं, जो हमारे आँखों के बीचों बीच हमें दिखाई देती है। और इस पुतली के पीछे आप ये जो लेंस देख रहे हैं, ये नेत्र लेंस है, और ये किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस है। क्लियर है इतनी बातें बेटा? और अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे के आपको जो संरचना है वो समझने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं दो चीज़ें और। ये जो बेटा कॉर्निया वाली उभारनुमा संरचना है और ये जो लेंस है, ठीक है, इसके बीच में एक द्रव भरा होता है, और साथ ही लेंस और ये जो तीसरी परत है, इस तीसरी परत को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल या रेटिना। क्यों बोलेंगे अभी हम इसको आगे समझेंगे। पर देखिए, ये जो तीसरी परत है और ये जो लेंस है बेटा, इसके बीच में भी एक द्रव भरा होता है। ठीक है, तो अब ये जो पीछे की ओर द्रव भरा है
और जो आगे की ओर भरा है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे नहीं है, इनकी सांद्रता में थोड़ा बदलाव है, ठीक है, एक में पानी की मात्रा अधिक होगी, एक में पानी की मात्रा कम होगी। तो ये जो आगे द्रव है कॉर्निया और लेंस के बीच में, इसको बोलेंगे नेत्रोद या एक्वस हमर, ठीक है, इंग्लिश में, या नेत्रोद। और ये जो नेत्रोद है बेटा, ये क्यों उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है? तो ये जो द्रव है, ये जो नेत्रोद है बेटा, ये एक तो लेंस की संरचना बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है, और दूसरा ये पोषण भी प्रदान करता है कॉर्निया को भी और लेंस को भी, ठीक है। तो ये द्रव क्यों उपस्थित होता है? तो इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कि ये लेंस की संरचना बनाए रखने में सहायक होता है, और दूसरा कि ये लेंस और कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। ये दोनों पॉइंट आपके नोट्स में लिखे नहीं हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पीछे वाला द्रव आपको दिख रहा है, यानी लेंस और तीसरी परत रेटिना के बीच में, ये जो द्रव होता है बेटा, वो भी नेत्र की संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और ये जो द्रव है, इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में प्रश्न कि लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है, इसको क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। तो आप बताएंगे काचाभ द्रव। और इस काचाभ द्रव में बेटा 99% जल उपस्थित होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, हाँ, और इसको हम बोल रहे हैं काचाभ द्रव, या इंग्लिश में बोलना हो तो विग्रस हुमर। पर आप हिंदी में इसका नाम ज़रूर याद रखें। क्लियर? इन दोनों द्रवों के बारे में हम जान गए। अब हम आते हैं इस तीसरी परत पे, जो कि है दृष्टिपटल, या इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो अब ये दृष्टिपटल क्यों है? दृष्टि का मतलब क्या है? देखना, दिखाई देना, ठीक है। तो क्यों इस परत को हम दृष्टिपटल कह रहे हैं बेटा? क्योंकि लेंस के द्वारा जो प्रकाश अंदर आएगा और अपवर्तित होगा, ठीक है, उसका प्रतिबिंब, यानी जो भी वस्तु नेत्र देख रही है, उस वस्तु का प्रतिबिंब इसी तीसरी परत पर बनता है, ठीक है। ये जो सबसे अंदर वाली परत है बेटा, जिसको हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, इसी पटल पर किसी भी वस्तु का जो नेत्र देखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। और किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम संरचना की बातें कर रहे हैं। तो संरचना में हमने क्या क्या जाना? कॉर्निया, दृढ़पटल, आइरिस यानी परितारिका, उंगलीनुमा संरचना, और मध्यपटल, ठीक। बीच का स्थान पुतली। उसके बाद जो सबसे अंदर की परत है, दृष्टिपटल या रेटिना। दो द्रव हैं, नेत्रोद और काचाभ द्रव। काचाभ द्रव 99% जल है, और जो नेत्रोद है वो थोड़ा सांद्र है। और इसका क्या कार्य होता है? तो कॉर्निया और लेंस को पोषण प्रदान करना, साथ ही लेंस का आकार बनाए रखना। ये जो लेंस हैं, ये जुड़ी हुई हैं पेशियों से, जिसको हम कहते हैं पक्षमाभी या सिलेरी पेशियाँ। ये पेशियाँ क्या करती हैं? लेंस की साइज़ को घटाती या बढ़ाती हैं, ठीक है। लेंस को मोटा या पतला कर सकती हैं, जिससे हमारी नेत्र आसानी से दूर या पास स्थित वस्तु को देख पाती है। क्लियर है इतना? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसे हमने अंधबिंदु कहा है। तो क्यों बेटा इस पॉइंट को अंधबिंदु कह रहे हैं? तो देखिए कि जो तीसरी अंदर वाली परत है, यानी रेटिना वाली परत है बेटा, वो और ये जो तंत्रिकाएं गई हुई हैं, जिनको दृक् तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। दृक् तंत्रिका को इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इसका क्या काम होता है अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन आप ये जानिए अभी बेटा कि ये जो तीसरी परत है रेटिना और जो दृक् तंत्रिका है,
वो जहाँ पर मिलती है, यानी जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंध बिंदु का मतलब है अंधेरा, यानी इस बिंदु पर प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और इसी कारण से हम इसे अंध बिंदु बोलते हैं। किस बिंदु को? जहाँ रेटिना और दृक तंत्रिका मिलती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब जितने नाम लिखे हैं उन सभी से आप परिचित हो गए, उन सभी के बारे में आप जान गए। अब हम ये जानेंगे कि ये जो हमारी नेत्र है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है, थैंक यू।